हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हमारा आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए जो फाउंडेशन क्लास चल रहा है, फर्स्ट ईयर आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, तो डीसी थ्योरी का जो लेसन चल रहा है, तो आज हम उसका पार्ट 3 देखेंगे। दोस्तों, पार्ट 1, पार्ट 2 और आज पार्ट 3 होगा। और आज आपका जो डीसी थ्योरी था, डीसी सिद्धांत था, उसका आज अंतिम यह लेक्चर होने वाला है। इसमें कुछ थ्योरी रह गया है, देन उसके बाद इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन इसको इसी वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। ओके दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आईटीआई एग्ज़ाम के लिए डेली नए लेक्चर लेकर आते रहते हैं। ओके, ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल थ्योरी हो सके। दोस्तों, अगर आपका थ्योरी कंप्लीट होगा तो देन उसके बाद जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है वो इजीली से सॉल्व हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो देखिए इसमें है टॉपिक किरचॉफ के नियम। तो बहुत इंपॉर्टेंट यह है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ का नियम दो प्रकार का होता है, एक करंट लॉ होता है, एक वोल्टेज लॉ होता है। ठीक है, तो देखिए किरचॉफ जो होता है, किरचॉफ के दो नियम होते हैं। ओके, जो कि चालक के परिपथ में किसी शाखाओं में धारा तथा वोल्टेज ज्ञात करने में उपयोगी किया जाता है। दोस्तों, जो पहला नियम होता है धारा का नियम कहलाता है, दूसरा नियम वोल्टा का नियम कहलाता है। तो किरचॉफ का नियम वितरित अवयवों के लिए लागू नहीं होता है, यानी जो किरचॉफ का नियम है वह डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए लागू बिल्कुल नहीं होता है, याद रखेंगे। तो किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का धारा नियम और किरचॉफ का वोल्टा नियम दो नियम होता है। तो पहले किरचॉफ का धारा नियम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, किरचॉफ का जो धारा नियम है वह यह नियम किरचॉफ का पहला नियम कहलाता है। इसे नोड नियम के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। जो धारा का नियम है किरचॉफ का, इसे नोड नियम के नाम से भी जानते हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम अनुसार किसी बिंदु या नोड पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये नोड है, तो इस नोड पे समस्त धाराओं का मिलने वाले धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि किसी नोड पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे दोस्तों, एक कोई पॉइंट है, नोड है, और यहाँ पे देखिए एक तीर का निशान बाहर की तरफ है, तो यह करंट जा रहा है, और तीर का निशान अंदर की तरफ है, तो यह नोड की ओर आ रहा है। ठीक है, यह जा रहा है, यह आ रहा है, तो इसको I1, इसको I2, इसको I3, इसको I4 मान लेंगे। तो जो जाने वाला है उसको एक तरफ, यानी कि जाने वाला I1 है और I2 है, और आने वाला करंट एक तरफ I3 प्लस I4। तो यही दोस्तों होता है इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो यह धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही किरचॉफ का फर्स्ट नियम कहलाता है। यह नियम आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह नियम जो होता है दोस्तों चार्ज कंजर्वेशन पर आधारित होता है, आवेश संरक्षण पर आधारित होता है, याद रखेंगे। तो आगे इस फिगर के माध्यम से आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पे I2 जा रहा है, I1 आ रहा है, यहाँ I5 आ रहा है, I3 भी आ रहा है, I4 जा रहा है। तो यहाँ पे इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। तो दोस्तों इसमें कौन कौन आ रहा है इनकमिंग में? I1 आ रहा है, देन I3 आ रहा है, उसके बाद I5 आ रहा है। कौन कौन जा रहा है? I2 बाहर जा रहा है और I4 बाहर जा रहा है। ठीक है, तो इसी में से अपना करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेगा, कोई एक ज्ञात करने के लिए दे देगा, तो आप फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो आप देख भी सकते हैं I1, I5, I3 इनकमिंग है और आउटगोइंग में I4, I2 है। ठीक है, अगर इसको इधर लाएंगे तो इक्वल शून्य हो जाएगा। ओके दोस्तों, देखिए एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। जैसे कि चित्र में दिखाए गए परिपथ में विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इनकमिंग कितना हो रहा है? 3 एम्पियर हो रहा है, और यहाँ से आउटगोइंग कितना होता है? 1.5 एम्पियर। तो दोस्तों 3 एम्पियर आया और 1.5 एम्पियर चला गया, तो जो आगे आएगा वो यहाँ पे 1.5 एम्पियर होगा। ठीक है, अब 1.5 एम्पियर में से 1 एम्पियर चला गया, तो 1 एम्पियर चला गया तो यहाँ पे 0.5 एम्पियर बचा।
अब 0.5 एम्पियर में भी 0.25 चला गया, ठीक है। तो आगे कितना जाएगा, तो आगे 0.525 एम्पियर ही जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह हम सर्किट को इजीली से सॉल्व कर लेंगे धारा के नियम से। दूसरा है किरचॉफ का वोल्टा नियम। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, इसे मेष नियम या किरचॉफ का द्वितीय नियम भी कहते हैं। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। जो धारा का किरचॉफ का फर्स्ट लॉ था उसे हम क्या करते थे, नोड कहते थे। अब इसको जो किरचॉफ का सेकेंड लॉ है इसे मेष नियम भी कहा जाता है। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, इम्पॉर्टेंट है। जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ होता है वह चार्ज कंजर्वेशन पर आधारित होता है, और जो किरचॉफ का सेकेंड लॉ होता है वह एनर्जी कंजर्वेशन के संरक्षण पर सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके अनुसार किरचॉफ के सेकेंड लॉ के अनुसार किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार किसी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बल तथा परिपथ में वोल्टापात का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ध्यान दें, उच्च आवृत्ति तथा विपरीत पैरामीटर यानी हाई फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर वाले परिपथों में लागू नहीं होता है। ओके, तो इसका डिफिनीशन आप याद रखेंगे कि किसी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बल तथा परिपथ में वोल्टापात का बीजगणितीय योग शून्य होता है, याद रखेंगे। तो सिग्मा भी माइनस सिग्मा आई आर बराबर 0 या फिर सिग्मा भी बराबर सिग्मा आई आर, ठीक है, याद रखेंगे। आगे है दोस्तों चालकता यानी कंडक्टेंस। ये गलत है, यहाँ पे आप कंडक्टेंस लिखेंगे। चालकता होता है कंडक्टेंस, ठीक है। चालक हिंदी सही दिया गया है चालकत्व, तो कंडक्टेंस होता है। इंग्लिश वाला आप याद रखेंगे क्या होता है, पदार्थों का वह गुण जो प्रतिरोध के विपरीत गुण प्रदान करता है, अर्थात जिस प्रकार प्रतिरोध धारा में अवरोध देता है उसी प्रकार चालकता चालक में धारा प्रवाह को सुगमता प्रदान करता है। ओके दोस्तों, तो देखिए जो जी होता है 1/r होता है। ये फार्मूला याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जो चालकता होता है उसको कैपिटल जी से सूचित करते हैं और प्रतिरोध का विलोमानुपाती होता है, ठीक है। चालकता को प्रतीकात्मक रूप से जी से निरूपित करते हैं। चालकता का मात्रक साइमन या प्रति ओम या महो होता है। देखिए दोस्तों, कैपिटल जी बराबर 1/r होता है, ये आप लिख लेंगे। तो 1/r का ओम हो जाता है, ठीक है। तो उसको ऊपर करेंगे तो महो इनवर्स हो जाता है या प्रति ओम भी होता है, या फिर इसका मात्रक साई मेन भी होता है। तो 3 मात्रक होता है, याद रखेंगे। आगे है विशिष्ट चालकता, ठीक है। स्पेसिफिक क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। ये होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये गलत दे दिया है। विशिष्ट चालकता का इंग्लिश होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। दोस्तों विशिष्ट चालकता जो होता है इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे। सिग्मा बराबर होता है 1/ρ, ठीक है। जहाँ रो क्या है, स्पेसिफिक रजिस्टिविटी होता है, ठीक है, और सिग्मा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होता है। तो विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा बराबर 1/ρ होता है, या 1/ρ का मतलब क्या होता है, महो मीटर होता है रो का मात्रक, ठीक है। या उससे ऊपर करेंगे तो महो इनवर्स मीटर इनवर्स या महो पर मीटर हो जाता है। ओके दोस्तों, तो जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होता है इसका मात्रक महो पर मीटर होता है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट यह यूनिट होता है। आगे है पावर यानी शक्ति। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, इसे कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे। दोस्तों शक्ति यानी P बराबर जो होता है W/T, याद रखेंगे। शक्ति बराबर W/T होता है, वह कार्य करने की दर होता है, उसे हम शक्ति कहते हैं, कैपिटल P से डिनोट करते हैं। शक्ति एक अदिश राशि है। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड, W कार्य है, इसका मात्रक जूल, और सेकेंड का मतलब सेकेंड या वाट होता है। 2 यूनिट होती है, जूल पर सेकेंड या फिर वाट होती है, ठीक है।
शक्ति को निम्न सूत्रों से भी ज्ञात किया जाता है। दोस्तों शक्ति का 3 फार्मूला होता है। P बराबर VI होता है, और P बराबर I² R होता है, और P बराबर V²/R होता है। तो ये तीनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। शक्ति हमेशा योगात्मक प्रकृति की होती है, याद रखेंगे। दोस्तों 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। 1 हार्स पावर बराबर 746 ब्रिटिश में होता है। 1 HP 735.5 मेट्रिक प्रणाली में होता है। ठीक है। 1 किलोवाट बराबर 1.34 HP होता है ब्रिटिश में। ठीक है, ब्रिटिश में होता है। और 1 किलोवाट बराबर 1.36 HP मेट्रिक में होता है। तो ये चारों यूनिट जो है, इतना यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी यूनिट है। ठीक है, आप अच्छे से इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, किलो का मतलब 1000 हो जाएगा। और 1 HP बराबर 746 वाट, लेकिन किस में होता है, ब्रिटिश में होता है प्रणाली में। और 1 HP बराबर 735.5 वाट मेट्रिक प्रणाली में होता है। इसी तरह 1 किलोवाट बराबर 1.3 HP ब्रिटिश में होता है, और 1 किलोवाट बराबर 1.36 HP मैट्रिक में होता है। ओके, याद रखेंगे। आगे है दोस्तों ऊर्जा, एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जो हम क्षमता से कार्य करते हैं उसे ऊर्जा कहते हैं। इसे कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। तो ई बराबर हो जाएगा क्या, P इंटू टी। तो P बराबर होता था W या E/T, या E बराबर P इंटू टी हो जाएगा। ओके। ऊर्जा का मात्रक जूल या वाट सेकेंड होता है, याद रखेंगे। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है या फिर वाट सेकेंड होता है। ऊर्जा के अन्य मात्रक अर्ग होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 1 किलो कैलोरी बराबर 4186 जूल होता है। 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होती है। 1 किलो वाट बराबर 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होती है। ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, 1 किलो वाट बराबर 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है, जूल के बराबर होता है। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट 252 कैलोरी होता है। ठीक है। देन उसके बाद एक BOT बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट 1 किलोवाट बराबर 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट बराबर वाट गुणे आवर बटा 1000। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे, लिख कर रख लेंगे, इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। नोट में दोस्तों प्रतिरोध में ऊष्मा यानी हीटिंग एनर्जी का मान I²R से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, जो H बराबर होता है I²R, उससे ज्ञात किया जाता है प्रतिरोध में ऊष्मा ऊर्जा। यह खपत सामान्यतः वाट में व्यक्त की जाती है। तो दोस्तों ये सभी फार्मूला आप अच्छे से लिखकर याद कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओके दोस्तों, तो यह DC थ्योरी में यहीं तक रहा। देन उसके बाद MCQ क्वेश्चन है, तो उसको हम इसमें फटाफट देख लेते हैं। तो इसमें पहला MCQ क्वेश्चन है दोस्तों, दिष्ट धारा परिपथ का शक्ति गुणांक ... होता है। तो याद रखेंगे, जो DC दिष्ट धारा परिपथ होता है, DC सर्किट होता है, उसका पावर फैक्टर दोस्तों शक्ति गुणांक 0 होता है। ओके, तो cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी इकाई होता है। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 0 नहीं होता है, तो जो पावर फैक्टर होता है उसे cos फाई से डिनोट करते हैं, तो cos थीटा से डिनोट करते हैं। तो थीटा बराबर जो होता है थीटा 0 का मान जो होता है, cos 0 का मान 1 होता है। इसलिए दिष्ट धारा परिपथ का पावर फैक्टर जो होता है इकाई होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आगे है ओम नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो दोस्तों जो ओम का नियम होता है वह गैर रेखी परिपथों पर बिल्कुल लागू नहीं होता है, केवल DC पर, केवल AC पर, AC और DC दोनों पर। तो याद रखेंगे ओम का नियम AC और DC दोनों पे लागू होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। तो दोस्तों प्रतिरोधकता R बराबर थ्योरी में कराए थे ρL/A। तो R जो होता है समानुपाती L के होता है, और R जो है व्युत्क्रमानुपाती A के होता है, और जो रो होता है वह पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, नेचर ऑफ मेटल पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जो प्रतिरोधकता होता है रो होता है
वह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओम का नियम लागू किया जा सकता है। तो दोस्तों ओम का नियम लागू किया जा सकता है दृष्टिकारी पर, प्रतिरोध पर, डायोड पर, ट्रांसफार्मर पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो ओम का नियम है वह प्रतिरोध पर लागू किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किरचॉफ का नियम कहाँ पर लागू नहीं होता है। तो दोस्तों जो किरचॉफ का नियम होता है वह जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर होता है उस पर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो इस ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर जो होता है उस पर किरचॉफ का नियम लागू बिल्कुल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, केवीएल निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। देखिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो होता है वह किस पे होता है, ऊर्जा संरक्षण पे आधारित होता है। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सब थ्योरी में हम करा चुके हैं, तो आप लोग थ्योरी नहीं देखे हैं तो इस एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने से पहले थ्योरी को अच्छे से पार्ट 1, 2, 3 तीनों देखकर तब एमसीक्यू लगाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और दोस्तों के सी एल जो होता है वह आवेश संरक्षित होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ओम के नियम की शर्त है। तो ओम के नियम की क्या शर्त होती है। दोस्तों ओम के नियम के लिए शर्त होनी चाहिए तापमान बिल्कुल स्थिर रहना चाहिए, दाब स्थिर रहना चाहिए। ठीक है, तो उपयुक्त ऑप्शन में से आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तापमान स्थिर रहना चाहिए, ओम के नियम की यह शर्त होती है। अगला प्रश्न है, एक धारा स्रोत तथा एक प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं, माना आई 3 एम्पियर और आर 7 एम्पियर 7 ओम है। प्रतिरोध के क्रॉस वोल्टेज होगा, तो ओम के नियम से लगा देंगे V बराबर आई आर। तो V बराबर आई आर, तो V बराबर आई का मान 3 है, आर का मान 7 है, 7 लिख के 21 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओम का नियम डॉट 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 से लागू होता है। तो दोस्तों ओम का नियम जो होता है वह किससे लागू होता है, अर्धचालक से नहीं, निर्वात नलिकाएं से नहीं, विद्युत अपघटन से नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इन तीनों में किसी पे लागू नहीं होता है, तो उपयुक्त ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। इनमें से किसी पे लागू नहीं होता है ओम का नियम। अगला प्रश्न है, 1 वाट आवर में डॉट 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 जूल होते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, एक वाट आवर में एक KWH मतलब किलो वाट आवर में 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल होता है। तो अब यहाँ पे वाट आवर है, किलो वाट आवर नहीं है, तो वाट आवर है इसलिए हो जाएगा आपका 3.6 गुणे 10 घाते 3 हो जाएगा। ओके, 3 जूल हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ओके, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भौतिक इकाई की एमकेएस और एसआई प्रणाली में समान इकाई होती है। तो दोस्तों जो जूल पर सेकेंड होता है इसका एमकेएस सॉरी इसका जो है एमकेएस और एसआई में जो समान इकाई होता है जूल पर सेकेंड का होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किलोवाट आवर इकाई है। किलोवाट आवर इकाई होता है किसका दोस्तों, तो एनर्जी का इकाई होता है किलोवाट आवर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा की एक वाणिज्यिक इकाई का जूल में मान होता है। तो वाणिज्यिक इकाई का जूल में मान कितना होता है, 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये सब दोस्तों थ्योरी में क्वेश्चन कराए हुए हैं, इसीलिए हम बहुत तेजी से जल्दी से करा रहे हैं। अगला प्रश्न है, एक बीओटी इकाई होती है। तो दोस्तों एक जो है बीओटी इकाई होती है, क्या होती है, तो एक बीओटी बराबर एक यूनिट होता है, एक यूनिट बराबर एक KWH होता है। याद रखेंगे, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 100 वोल्ट स्रोत का
अक्रॉस 20 ओम का प्रतिरोध लगा है उसके द्वारा शक्ति व्यय कितनी होगी। तो P बराबर लगा देंगे V² बाई R। ओके दोस्तों, तो V दिया है 100 दिया है, तो 100 गुणे 100 कर देंगे, R 20 है, 20 पंजे 100, तो 5 गुणे 100 बराबर 500, तो 500 वाट हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, फार्मूला लगा देंगे V² बाई R। अगला प्रश्न है, एक परिपथ में 33 ओम का प्रतिरोध 2 एम्पीयर विद्युत धारा से जुड़ा है, उस प्रतिरोध के समीप वोल्टेज होगा। तो ओम का नियम लगा देंगे V बराबर IR, 33 दूनी 66 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, ओम नियम को प्रदर्शित करने वाला वक्र है। तो दोस्तों ओम नियम को प्रदर्शित करने वाला वक्र कौन सा होता है, याद रखेंगे लीनियर वक्र होता है। ठीक है, नॉन लीनियर नहीं होता है, लीनियर होता है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लीनियर को हिंदी में रेखी कहते हैं, रेखी मान। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2000 ओम 2 वाट प्रतिरोध पार्थ में संयोजित किए गए हैं, उनका संयुक्त प्रतिरोध मान और वाट दर ज्ञात करिए। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो P दिया है 2 वाट दे दिया है, और R दिया है कितना 2000 ओम दे दिया है। तो संयुक्त प्रतिरोध मान और वाट ज्ञात करना है। ओके, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2000 ओम का है, तो 2000 ओम के पास में जुड़ा है, यानी कि पास मतलब समांतर होता है। जब समांतर में जुड़ा होता है तो क्या होता है, R1 R2। तो दोस्तों यहाँ 2000 R1 है और 2000 R2 है। ठीक है, तो अगर समान रेजिस्टेंस है तो रजिस्टेंस को लिख लेते हैं, रजिस्टेंस की संख्या 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1000 ओम आ जाएगा इक्विवेलेंट रजिस्टेंस। ओके, तो इन ऑप्शन में से 1000 रजिस्टेंस हो जाएगा, तो 2000 रजिस्टेंस वाला पहले कट जाएगा। देन उसके बाद पावर है, तो दोस्तों हम थ्योरी में कराए हैं, जो पावर होती है तो पावर जो समांतर होता है, समांतर में जुड़ जाती है पावर। ठीक है, और सीरीज होता है तो सीरीज में क्या होता है, पास में समांतर ही हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 500 है, समांतर है, तो 2 है, तो P बराबर P1 प्लस P2 हो जाएगा, तो इसलिए 2 प्लस 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 2000 ओम प्रतिरोध 2 वाट का प्रतिरोध होता है, तो संयुक्त प्रतिरोध का मान और वाट दर, तो संयुक्त प्रतिरोध 1000 ओम हो जाएगा और वाट 4 वाट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रेणी परिपथ में निम्नलिखित में से कौन सा कुल शक्ति को निर्धारित करता है। तो श्रेणी परिपथ में दोस्तों कौन कुल शक्ति को निर्धारित करता है, तो देखिए स्रोत वोल्टेज गुणा धारा। श्रेणी परिपथ में निम्नलिखित में से कौन सा कुल शक्ति का वोल्टेज निर्धारित करता है, तो P बराबर VI होता है, तो स्रोत वोल्टेज गुणा धारा यही प्रदर्शित करता है। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 200 वोल्ट के विभवांतर के विरुद्ध 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, उत्सर्जित शक्ति का मान होगा। तो P बराबर VI हो जाएगा, तो V दिया है 200 और I दिया है 5, 5 दूनी 10, तो 1000 वाट हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परिपथ का सक्रिय अवयव कौन सा है। दोस्तों एक्टिव पूछा है, तो एक्टिव हम थ्योरी में कराए हैं, वोल्टेज होता है, करंट होता है। ठीक है, और पैसिव जो होता है वह रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटर होता है, इंडक्टर होता है। तो इसमें प्रेरक पैसिव है, धारिता पैसिव है, प्रतिरोध पैसिव है, तो एक्टिव कौन हुआ, धारा स्रोत हुआ। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक्टिव स्रोत जो है वह सक्रिय अवयव होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का उल्टा होता है। दोस्तों प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है, तो हम बताए हैं G बराबर 1/R होता है, तो प्रतिरोध का उल्टा कंडक्टेंस होता है, चालकता होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है 100 ओम प्रतिरोध 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC से जुड़ा हुआ है, एक पूरी साइकिल में कुल खर्च हुई शक्ति होगी। तो पावर निकाल देते हैं,
v स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तो v दिया है 220 गुणे 220 हो जाएगा बटा के 100 हो जाएगा। 2 शून्य कट जाएगा, 484 वाट आ जाएगा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक विद्युत परिपथ में शामिल है। तो दोस्तों एक विद्युत परिपथ में क्या शामिल होता है? सक्रिय और निष्क्रिय दोनों तत्व शामिल होता है। ठीक है, यानी पैसिव एलिमेंट और एक्टिव एलिमेंट दोनों शामिल होता है एक विद्युत परिपथ में। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है? तो देखिए पी का 3 फार्मूला बताए थे, पी बराबर वी आई होता है। ठीक है दोस्तों, P बराबर वी आई होता है और P बराबर आई स्क्वायर आर होता है। तो यहाँ पे आई कर देंगे तो P बटा आर रूट हो जाएगा। तो ए भी होता है और V बराबर पी आर, यानी P बराबर वी स्क्वायर बाई आर होता है, या V बराबर पी आर का रूट, तो यह भी होता है। यानी उपयुक्त बी होता है, सी होता है, डी होता है, लेकिन ए नहीं होता है। तो यही दोस्तों यह सही नहीं है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शॉर्ट सर्किट का एक संकेत है? तो दोस्तों शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? उच्च धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, याद रखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट में उच्च धारा का प्रवाह होता है। और वहीं दोस्तों शॉर्ट सर्किट हो गया, ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट में हाई वोल्टेज का प्रवाह होता है। ठीक है, प्रवाह नहीं होता है, उनके सिरों पे हाई वोल्टेज रहता है। अगला प्रश्न है, चालकता का मात्रक होता है। तो चालकता का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों चालकता का मात्रक पहले तो महो होता है या साइमन होता है। ठीक है, इसका प्रतीकात्मक सूत्र जो होता है G बराबर 1/r होता है। इसको कैपिटल G से सूचित करते हैं। तो इसका मात्रक महो भी हो जाएगा, साइमन भी हो जाएगा, यानी उपयुक्त दोनों हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चालकता का मात्रक है। तो चालकता का मात्रक दोनों होता है। ठीक है, धारा स्रोत में शून्य होता है। तो दोस्तों धारा स्रोत में क्या शून्य होता है? आंतरिक चालकता जो होता है वह धारा स्रोत में शून्य होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, आंतरिक चालकता यही सही हो जाएगा। धारा स्रोत में शून्य होता है आंतरिक चालकता। अगला प्रश्न है, ओम नियम के अनुसार निम्न में से किसकी वी आई वक्र एक सीधी होती है? तो दोस्तों वी आई वक्र जो होती है वह चालक की सीधी होती है। ओके, जो ओम का नियम में वी आई वक्र चालक जो होता है उसका सीधी होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, किरचॉफ वोल्टा नियम किन परिपथों पर लागू होता है? तो दोस्तों किरचॉफ वोल्टा नियम जो होता है रैखिक, अरैखिक, सक्रिय, निष्क्रिय, समय परिवर्तन के साथ समय अपरिवर्तन अवयवों में लागू होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, मेष विश्लेषण किस पर आधारित होता है? तो दोस्तों मेष विश्लेषण किरचॉफ के वोल्टेज लॉ पे आधारित होता है। ठीक है, वही नोड पूछता तो किरचॉफ का धारा नियम हो जाता। आदर्श वोल्टेज स्रोत में डॉट 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 होता है। तो याद रखेंगे, आदर्श वोल्टेज स्रोत में शून्य आंतरिक प्रतिरोध होता है। ओके दोस्तों, जो आदर्श वोल्टेज स्रोत होता है वह शून्य आंतरिक प्रतिरोध होता है इसमें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये रहा सभी डीसी थ्योरी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए होने वाले हैं। तो दोस्तों ये हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन प्लस थ्योरी डीसी जो डीसी थ्योरी था इसका कंप्लीट हुआ। आगे हम एसी थ्योरी लेकर आएंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल से बने रहिएगा। अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने सारे आईटीआई फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।